डियर स्टूडेंट्स, आज हम sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोफिशिएंट्स की कैलकुलेशन करेंगे, अर्थात sp3 संकृत कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों का परिकलन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी लगभग ऊर्जा समान होती है मिक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप होके उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनकी ऊर्जा भी समान होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है कि इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उन चारों की जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो बिल्कुल सेम होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं और हर ऑर्बिटल का अलग अलग वेव फंक्शन या तरंग फलन होगा। जैसा कि हमने देखा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, sp2 के अंदर 3 बनते हैं, तो वहाँ पर 3 तरंग फलन थे। यहाँ पर क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 4 वेव फंक्शंस हमको मिलेंगे। सो psi1 is equal to a1 psi s plus b1 psi px plus c1 psi py plus d1 psi pz। सो px, py, pz तीनों ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, साथ में इसके s ओवरलैप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चारों का कंट्रीब्यूशन हमें देना होगा। इसी प्रकार psi2 के केस के अंदर हम कोफिशिएंट को a2, b2, c2 और d2 कर देते हैं। psi3 के केस के अंदर हम a3, b3, c3 और d3 कर देते हैं और इसी प्रकार psi4 के केस में हम a4, b4, c4 और d4 कर देते हैं। यहाँ पर ये जो a के डिफरेंट कोफिशिएंट से, b के डिफरेंट कोफिशिएंट से, c के और d के, इन सबको हम मिक्सिंग कोफिशिएंट्स कहते हैं, यानी कि इनको हम मिश्रित गुणांक कहते हैं। इनको हम सरल रेखीय संयोजन गुणांक भी कह सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि इन कोफिशिएंट्स की जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये तरंग फलन की हम इक्वेशंस, मेन इक्वेशंस बना सकते हैं। सो इनकी जो कैलकुलेशन है, कोफिशिएंट्स की कैलकुलेशन है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ कंसेप्ट्स के आधार पर की जाती है। क्वांटम यांत्रिकी की कुछ अभिधारणाएं हैं। जैसा कि पहला हमने देखा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो वेव फंक्शंस होंगे वो नॉर्मलाइज्ड होंगे, यानी कि सामान्यकृत होंगे। दूसरा हम ये मानते हैं कि जो इनके तरंग फलन है वो ऑर्थोगोनल होंगे, लंबकोणीय होंगे। और तीसरा हम ये मानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि समतुल्यांक होंगे। और थर्ड कंसेप्ट को हम पहले लेते हुए चलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल संकृत कक्षक जो है वो सभी के सभी समतुल्यांक हैं। और एस ऑर्बिटल के बारे में हम जानते ही हैं कि वो गोलाकार सममित होता है, यानी स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। सो इसमें जो चार्ज डेंसिटी है, आवेश घनत्व है, वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि चार्ज डेंसिटी चारों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर हम इस प्रकार से अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1/4 के बराबर हो जाएगी। सो a1, a2, a3, a4 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 1/√4। अब psi1 जो वेव फंक्शन है वो ओरिएंटेड है एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर, उसमें जो s और px का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो रहेगा, लेकिन बाकी जो कंट्रीब्यूशन है ड्यू टू py और pz जो है वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये ओरिएंटेड किस तरफ है, अभिविन्यासित है ये एक्स एक्सिस की तरफ। सो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ विन्यासित नहीं होने के कारण इनका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। तो उस केस के अंदर हम c1 और d1 की वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं। सो thus c1 and d1 will become now 0। अब हम पहली कंडीशन लगाते हैं कि psi1 जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, यानी कि सामान्यकृत तरंग फलन है। जब सामान्यकृत की हम कंडीशन लगा दी तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमने ये कहा है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन py और pz का नहीं है, यानी c और d को हमने 0 मान लिया। सो इक्वेशन नंबर 7 अब रिड्यूस हो जाएगी इन इक्वेशन नंबर 8। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब b1 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस a1 स्क्वायर के। अब हम यहाँ पर a1 स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें b1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3/4। और इस प्रकार b1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी √3/2 इक्वेशन नंबर 9 के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब psi1 जो है वो psi2, psi3 और psi4 के रेस्पेक्ट में सेपरेटली पृथक रूप से लंबकोणीय है। इस प्रकार psi1, psi2, d2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
psi1 psi3 d2 इज इक्वल टू 0 होगा, और तीसरा वाला कॉम्बिनेशन psi1 psi4 d2 विल बी इक्वल टू 0। ऑर्थोगोनैलिटी की इन कंडीशंस के आधार पर हम गुणांकों का बोल सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड वाले के केस में a1 a3 b1 b3 0 हो जाएगा, और थर्ड वाले के केस में a1 a4 और b1 b4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार 10 11 और 12 इक्वेशन से हम b2 b3 b4 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 10 के अंदर आप देख सकते हैं कि b1 b2 विल बी इक्वल टू माइनस a1 a2, इसको हम राइट हैंड साइड के अंदर लेके आ जाएंगे, और इस प्रकार b2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस a1 a2 बाय b1। इक्वेशन नंबर 13, इसी प्रकार b3 की वैल्यू हम 11 नंबर से निकाल सकते हैं, माइनस a1 a3 डिवाइडेड बाय b1 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 इक्वेशन नंबर से b4 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस a1 a4 डिवाइडेड बाय b1। अब इसमें सारी डिफरेंट वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें b2 b3 और b4 की वैल्यू मिल जाती है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये जो वैल्यू आई है दैट इज माइनस 1/2√3। इस प्रकार जो साइड2 वेव फंक्शन है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये XZ प्लेन के अंदर ओरिएंटेड है, XZ तल के अंदर ओरिएंटेड है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर जो Y अक्ष है उसका कंट्रीब्यूशन, उसका अंशदान जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि py जो कक्षक है उसके कारण अंशदान 0 हुआ। अब py के कारण 0 हुआ तो हम लिखेंगे c2 इज इक्वल टू 0। और फिर अब हम फर्स्ट कंडीशन सेकेंड वेव फंक्शन के लिए लगाते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज का तात्पर्य ये हुआ कि sin2 स्क्वायर d2 विल बी इक्वल टू 1। अब हम इसके कोफिशिएंट की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, और क्योंकि c2 की वैल्यू 0 है इसलिए ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और d2 स्क्वायर के अंदर। इस प्रकार अब d2 स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि 1 माइनस इसमें से अगर हम a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर को माइनस कर दें तो d2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और अब हम इसमें a2 और b2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर d2 स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, इट कम्स आउट टू बी 2/3। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अब d2 की जो वैल्यू है वो √2/3 हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 18 के साथ। अब इक्वेशन नंबर 18 के बाद में हम साइ2 वेव फंक्शन के ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाते हैं विद साइ3 एंड साइ4। इसका तात्पर्य यह है कि साइ2 जो है साइ3 के साथ ऑर्थोगोनल है, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि साइ2 जो है वो साइ4 के साथ भी ऑर्थोगोनल है या लंबकोणीय है। लंबकोणीयता की शर्त लगाते हैं हम, इसमें कंडीशंस अप्लाई करते हैं। सो साइ2 साइ3 d2 विल बी इक्वल टू 0। इसी प्रकार साइ2 साइ4 d2 विल बी इक्वल टू 0। सो a2 a3 b2 b3 d2 d3 विल बी इक्वल टू 0, और इसी प्रकार a2 a4 b2 b4 और d2 d4 विल बी इक्वल टू 0। और इसमें अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो d3 और d4 की वैल्यू अब हमको मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। सो माइनस 1/√6 मिल गया, और इसी प्रकार d4 की वैल्यू में भी अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया a2 a4 b2 b4 और d2 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 1/√6। सो इक्वेशन नंबर 19 और 20 के द्वारा हमने d3 और d4 की वैल्यू निकाली है। इसी प्रकार अब वेव फंक्शन साइ3 है वो भी नॉर्मलाइज्ड है। सो सामान्यकृत की अगेन शर्त लगाएंगे, हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे। सो साइ3 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो अब हम a3 b3 c3 d3 इनके स्क्वायर्स को विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस प्रकार एक में से अगर हम a b और अगर d को माइनस a b d के अगर स्क्वायर्स को माइनस कर देते हैं तो हमें c3 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है इक्वेशन नंबर 21 के अंदर। अब इसके अंदर हम सारी जो वैल्यूज हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू आती है 1/2 के बराबर, या c3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√2, जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 22 के अंदर देख रहे हैं। अब हम साइ3 और साइ4 की कंडीशन लगाते हैं कि साइ3 और साइ4 अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो, और साइ4 जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो साइ3 साइ4 d2 विल बी इक्वल टू 0। इसी प्रकार ऑर्थोगोनलिटी लंबकोणीयता की पूरी अगर शर्त लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं,
तो हम C4 की वैल्यू भी यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, डेट कम्स आउट टू बी -1/√2। इसमें पूरा एज इट इज हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो अभी हमने प्रीवियसली 20 इक्वेशन नंबर के अंदर 20 उसके पहले 19 के अंदर वो सारी इक्वेशंस के अंदर हमने वही प्रोसीजर को फॉलो किया है, और इस प्रकार हम C4 की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमें सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू मालूम पड़ गई है, तो उस स्थिति के अंदर जो हम वेव फंक्शंस हमने जो लिए थे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के तरंग फलन जो हमने लिए थे, उन इक्वेशंस के उन सारी इक्वेशन में 1 2 3 4 के अंदर हम इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 और d1 d2 d3 d4। तो जहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन जीरो है वहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट के अंदर हमने c और d का कंट्रीब्यूशन जीरो किया था, तो यहाँ पर दो ही आएंगे, और इसी प्रकार सेकंड के अंदर भी हमने पी वाई का कंट्रीब्यूशन जीरो किया था, थर्ड के अंदर चारों का कंट्रीब्यूशन था, फोर्थ के अंदर भी चारों का कंट्रीब्यूशन था। तो इनके कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इक्वेशन नंबर 24 25 26 एंड 27 जो है, इट गिव्स द इक्वेशंस फॉर वेव फंक्शंस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हम जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसके मध्य में जो कोण है, एंगल है, उसकी किस प्रकार हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम प्रोसीजर देखेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकृत कक्षकों के मध्य का जो कोण होता है वो संकृत कक्षकों के s गुण के ऊपर निर्भर करता है, s कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इट डिपेंड्स ऑन s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा दे सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एस कैरेक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस कैरेक्टर, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस जो संकृत कक्षक है उसका एस गुण डिवाइडेड बाय 1 माइनस संकृत कक्षक का एस गुण। अब हम पहला वाला हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp संकरण है। sp संकरण जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक s और एक p दोनों ओवरलैप होकर दो ऑर्बिटल्स बनाए थे, तो इसमें जो s का कंट्रीब्यूशन होगा वो 50% हो जाएगा। जब 50% अगर s का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो s कैरेक्टर भी 50% हो जाएगा। सो s की वैल्यू अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2। सो cos थीटा के जो ये फॉर्मूला हमने दिया था, इसमें हम s कैरेक्टर की जगह लिखेंगे 1/2। सो इस प्रकार हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो आई है -1। जब cos थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री होगी, यानी कि sp हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स है, sp संकृत कक्षक जो है, उनके जो मध्य का कोण है वो 180 डिग्री है, यानी ये एक सरल रेखीय ज्यामिति को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन जो हमने देखा था वो था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। sp2 संकरण के अंदर एक s और दो p ऑर्बिटल है, तो एक s जो s ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा यहाँ पर वो 33% होगा। इस प्रकार s कैरेक्टर भी यहाँ पर s गुण जो है वो 33% हो गया, या हम ये लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 1/3 हो गया। cos थीटा के फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी -1/2। तो अगर इस स्थिति के अंदर -1/2 आता है तो हम ये कहते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो sp2 संकृत कक्षक है उनके मध्य का जो कोण होगा वो 120 डिग्री होगा, और ये एक समतलीय, एक कोप्लेनर होगा और ट्रायंगुलर होगा, यानी त्रिकोणीय समतलीय जो है इसकी ज्यामिति होगी। और इनके मध्य जो कोण है, जैसा कि हमने कहा है कि एक ही प्लेन के अंदर तीनों ऑर्बिटल्स विन्यासित रहेंगे और मध्य का जो कोण है वो 120 डिग्री रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ 25% s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो s कैरेक्टर है वो ओनली 25% है। 25% को हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 1/4। सो cos थीटा के जो फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू जब s कैरेक्टर की रख देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के s कैरेक्टर की वैल्यूज रखते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है -1/3, दैट इज -0.33। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा की वैल्यू है वो हुई है यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट्स, यानी कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके मध्य का जो कोण है वो आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसके आधार पर अगर हम इसकी ज्यामिति बताते हैं तो ये टेट्राहेड्रल हो गई, चतुष्फलकी हो गई। चतुष्फलकी के चारों कोणों की और इसके चारों ऑर्बिटल्स इंगित होंगे, और इनके मध्य का जो कोण होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स।